तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो कट्टर लोग हैं ना, जो एक बात के पीछे अच्छा बात सही है या गलत जाने बिना अड़ जाते हैं ना, वैसे लोग कृपया इससे दूर रहिए, क्योंकि एक सर्टेनिटी चलती रहती है, कंसिस्टेंसी बनी रही है। अब उसमें आप बोलोगे कुछ, समझेंगे कुछ, है ना, समझाने का जो दरिया बीच में बिगड़ जाता है। ठीक है, नहीं, मैंने आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो प्लीज आप ऐसे लोग वीडियो को नहीं देखिएगा। अच्छा चलिए अब शुरुआत करते हैं। भारत में नहीं, राष्ट्रवाद देखिए क्या होता है ना, इसके पिछले वाले पहले वाले भाग में हमने बात किया है। अभी हम इतिहास के कक्षा 10 के पाठ्य पुस्तक दूसरे अध्याय भारत में राष्ट्रवाद की बात करने जा रहे हैं। राष्ट्रवाद होता है राष्ट्र के प्रति लगाव के भाव पैदा होना, और इसके पिछले वाले भाग में हमने इस सब की जिक्र किया था। ठीक है, बहुत ही पवित्र भावना। और सोचो अपने घर को एकजुट करने के लिए, है ना, घर को चलाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। अरे आप क्या, आपके दादा होंगे ना, आपके घर के गार्जियन होंगे ना, सोचो ना, कोई किसी को एक, अब शादी विवाह का मान लो लगन का सीजन है ना, सबको नए नए ड्रेसेस चाहिए, किसी को कुछ दिला दिया, किसी को कुछ दिला दिया, है ना, लेकिन सबको चाहिए, सबको अच्छा ही ब्रांड वाला चाहिए। सोचो कैसे कॉम्प्रोमाइज करवाते हैं, कैसे आपको समझाते हैं भैया ये तो देश की बात कर रहा है ना, तो समझो भाई। देखो पहला विश्व युद्ध की जब बात कर रहे हैं ना, तो हम आपसे बताए हैं पिछले वाले भाग में, बार बार मैं नहीं बताना चाहता हूं, मैं बता दूंगा लेकिन टाइम की कमी है ना। अब उसी समय 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध चला था, तो उसी समय हमने हमारे देश में भी खिलाफत और असहयोग आंदोलन कौन लेकर चला था? हमारे देश के उस समय युवा नेता मोहनदास करमचंद गांधी। हाँ गांधी जी, हाँ उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम था। और जानते हो जब लोहा गर्म होता है उसी समय पीट दो, अच्छा होता है कि नहीं? तो अब यही बात हो रहा है कि 1913 से 1918 के बीच कीमतें दुगुनी हो चुकी थी युद्ध के दौरान, है ना। अब क्या हुआ था कि सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया था, आयकर शुरू कर दिया गया था, और जबरन भर्ती भी किया जाता था गांव से, तो ग्रामीण इलाकों में ना बहुत ज्यादा गुस्सा था। ये सब की बातें हमने पिछले वाली वीडियो में किया है। तो भैया अब प्लीज यार, मेरी बहन, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप जाकर देख लो एक बार। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि आपको समझ में आएगा। अब क्या, अच्छा देखो अभी हमारे गांधी जी कहाँ है? बैरिस्टर की तैयारी करे, बैरिस्टर बनने गए थे। कहाँ पे? इंग्लैंड में। बैरिस्टर कहते हैं ना जो दूसरे देश से वकालत सीख कर आते हैं। और देखो ना मेरे भाई, यहाँ पर देखो साउथ अफ्रीका में गांधी जी का कितना बड़ा रुतबा था। तो तुम क्या समझोगे उनको? नहीं समझो ना। आज हम समझाएंगे भैया। गांधी देखिए, बहुत लोग कहते हैं यार मेरे भाई, प्लीज यार हाथ जोड़ के मान, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरे दोस्त, तुमने कभी किसी भी देशभक्त को जातिवाद के नाम पर तराजू पे नहीं तोलना। प्लीज यार, सबका मंसूबा एक ही था यार, वो निस्वार्थ भाव से। देख मेरे भाई, मैं कसम से बता रहा हूं, मेरी लाइफ की कोई गारंटी नहीं है। मैं बता रहा हूं कि मैं यहाँ, अच्छा ऑनलाइन में पढ़ाता हूं, देखो ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं, उसके लिए मुझे पैसा मिलता है, मेरा कम, अब घर का है, अपना खर्चा भी है, तो मैं ले लेता हूं, जो खुशी से दिया जाता है मैं ले लेता हूं। लेकिन मेरे भाई ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्त थोड़ा ध्यान दे मेरे भाई, ध्यान दे आपको। हाँ, तो गांधी जी कहां थे? 1915 में भारत लौटे थे, सत्याग्रह किए थे वहां पर। कहां पे? साउथ अफ्रीका में। उनको ट्रेन के कंपार्टमेंट से ढकेल दिया गया था और बोला गया था, अंग्रेज वाले ना काले चमड़े को एक तरह से देखो अभिशासित समझते हैं, अभिशाप समझते हैं। वो सोचते हैं ना, अच्छा उन लोगों को कहिए ना कि इन लोगों को गोरा चमड़ा दिया है भगवान, इन्होंने गलत काम किया था। उनका ये मेंटेलिटी ऐसी है यार। छोड़ो यार, ये सब बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, हमें नहीं पता, हमें तो गुरु जी ने बताया है। तो अभी हम बात करते हैं। हाँ, सबका गुरु होता है। तो सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे भैया रे? आप एक बार पढ़ो, है ना मेरे भाई बहनों, आप इसको एक बार पढ़ो। देखो आप ना पढ़ोगे ना तो नहीं समझ में आएगा। हाँ, लाइन बाय लाइन मैं पढ़ाऊंगा। तो ये सब के बारे में अब सत्य की खोज पर जोर दिया था। सत्याग्रह में सत्य और शक्ति पर आग्रह करना था। ठीक है, उसी का नाम सत्याग्रह था। तो ये अब क्या था, अब इसमें आपको ना लोगों के चेतना को झंझोड़ना था। अब क्या था कि भैया कोई भी नफरत को ना प्यार से ही जीता जा सकता है, लेकिन कहाँ कुछ लोग मानने वाले थे। अब मैं बता रहा हूं, देखिए 1919 में रालेट एक्ट काला कानून इसको अब भी कहा जाता है, अभी भी है रालेट एक्ट। जो अब आतंकवादी वाले घटनाएं गतिविधियां होती है ना, तो बिना कुछ वारंट दिखाए, वारंट
तो दिखाया, आपको अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, नजरबंद भी किया जाता है। देखो मेरे भाई, देखो ना वकील, ना अपील, ना दलील, कुछ भी नहीं सुना जाएगा। ऐसे लोग क्रांतिकारी जो देशभक्त थे, सुभाष चंद्र बोस, अभी हमारे भगत सिंह, उधम सिंह, है ना, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, और बहुत से देशभक्त थे। देखो मेरे भाई, इन लोग तो जिनका नाम हम लोग जानते हैं, इनका मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ, खुदीराम बोस, है ना, तो राम प्रसाद बिस्मिल 12 साल की उम्र में। तो भैया रे, ये मैं एक बता रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे भी देशभक्त थे जिनका नाम हमें नहीं पता है। तो देख रहे भाई, जातिवाद इतना ज्यादा, अच्छा तू सोचता है कि तू पढ़ के हमारे साथ राजनीति, अरे तू एक एरिया में राजनीति कर पाएगा रे बेड़े, जब तक तुझको, मेरे भाई ना सुन, जब तक तुझे ना इतिहास, नागरिक, है ना, भूगोल की जानकारी, अपने देश के प्रति तुमको क्या, तुमको अब तुम्हारा कर्तव्य भी है, कुछ जानकारियां रखा करो, तब जाकर अगर राजनीति भी करना ना, तो ये सारी चीजें समझना पड़ेगा। राजनेता ऐसे नहीं, नेता होते हैं, राजनेता होते हैं। नेता अपने लिए, पूरे देश के लिए काम करता है, और राजनेता राज करने के लिए काम करता है। तो हमारे नेता, नेतृत्व मत करने वाले को ही नेता बोला जाता है, लेकिन आज के डेट में नेता कम, राजनेता बहुत ज्यादा होने। देखिए ना क्या बता रहे हैं, 13 अप्रैल को क्या हुआ था ना, जनरल डायल ने क्या किया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था। और उस दिन अमृतसर में बहुत लोग, सारे गांव के लोग, कुछ तो मेला, बैसाखी के मेला देखने में आए थे, तो ये सब सारे कुछ, देखो ये सब एक ही दरवाजा था और चारों तरफ से घेर कर गोलियां चलवा दी। कुछ लोग तो हदत से मर गए, कुछ लोग कुआं था वहां कूद के मर गए, छोटे छोटे बाल बच्चे सब पर। सचो इतना सारा हमारे देश में अपराध किया है इन अंग्रेजों ने। और अच्छा हाँ, उसका बदला लिए थे उधम सिंह, हमने बताया था पिछले वाले वीडियो में। तो देख मेरे भाई, अब इसके बाद क्या होता है ना कि बहुत बड़ा सत्याग्रह, व्यापक आंदोलन, और हिंदू मुस्लिमों को एक नजदीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। ये बात पता था महात्मा गांधी। अरे भैया, हमारा देश विविधताओं वाला देश, विविधता मतलब अलग अलग सोच, अलग अलग विचार, जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, एक ही धर्म में, एक ही जाति में। हिंदुओं की मैं बात कर रहा हूँ, राजपूत की मैं बात कर रहा हूँ, और राजपूत में भी कई गोत्र में बटा है। हाँ, अरे पंडित जी जो होंगे चौतर्वेदी होंगे, 4 वेदों के गाता, द्विवेदी होंगे 2 वेदों के गाता, है ना, त्रिवेदी होंगे 3 वेदों के। तो ऐसे लोग हैं, अब वो अपना अपना टाइटल बनाते हैं। दुनिया में अलगाव, ये देखो भाई, 2 परिवार अलग होता है। हमारा देख, देश कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। और एक दिन पहले ही 14 अगस्त को कौन बना था, आपको पता है? कौन बना था? पाकिस्तान। तो अच्छा, जब घर में बंटवारा होता है ना, तो वरन न केवल खेत खरिहान जमीन बंटता है, 2 आपका एक पड़ोसी, आप पड़ोसी मतलब समझ रहे हो ना, हाँ, तो पड़ोसी मतलब आपका पाकिस्तान भी हुआ, एक पटीदार बढ़ता है। तो समझो भाई, ये अलग कर दिया है सब। हाँ, अंग्रेज, अरे भैया उनके डसा हुआ ना, अभी हम लोग का लहर चढ़ रहा है, समझे, बहुत जहरीले थे भैया। अब सोचो, अच्छा गलती हम ही लोग की थी। जब हम पहले वाले, जब कक्षा 8 में पढ़े होंगे, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, कैसे व्यापार करने के लिए आती है, लेकिन यहाँ का रान बान से सब सारा कुछ समझ लेता है कि भैया ये सब फूट डालो और शासन करो वाला नीति अपनाया था सब। अब उसको एकजुट करने के लिए सभी लोगों में बीच राष्ट्र के प्रति, है ना, सभी के जहन में राष्ट्र के प्रति विचारवाद को जन्म देने के लिए, राष्ट्रवाद को। अब इसके लिए अब आप पढ़ोगे, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उससे ऑटोमन साम्राज्य था, तुर्की का विभाजन करने वाला था, है ना, और उसमें खलीफा का पद हटाया जाना था, है ना। तो ये चीजों को लेकर सम्मिलित कर सोचे थे कौन? महात्मा गांधी की खिलाफत समिति बनाए थे शौकत अली बंधु ने, तो मोहम्मद अली, तो इन लोगों से जाकर मिले युवा मुस्लिम के, और महात्मा गांधी ने, अब महात्मा गांधी को कैसे कैसे लोग बोलते हैं, देखो यार, जो पान के दुकान पर गुटखा खाकर ज्ञान देने वाले लोगों से बचिए आप, है ना, वो आपको बर्बाद कर देगा। देखो, एक सच्चा यार, सोचो, एक सच्चा यार खोजने पर मिलता है, 1000 बेकार मिल जाएंगे दोस्त यार, लेकिन सोचो तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा, खोखला बना देगा। मेरे दोस्त, हम झेल चुके हैं, नशा बहुत बुरी चीज होती है ना। हाँ, तो असहयोग ही क्यों, मैं बता रहा हूं, देखिए असहयोग का मतलब था ना बिना कोई सहयोग, क्योंकि हम जान रहे थे क्यों, क्योंकि सहयोग से ही स्थापित हुआ था ये अंग्रेजों का काल, ठीक है ना। अब भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ढह जाएगा शासन, ये उनकी विचारधारा थी। किसकी? महात्मा गांधी की। बहुत अच्छे, अरे भैया बैरिस्टर थे, अभी भी औकात है किसी की अभी इंग्लैंड जाकर घूमने की,
उस समय इंग्लैंड में जाकर पढ़ाई किए थे और पूरा जिंदगी एक नंगा फकीर उनको बोलता था विंस्टन चर्चिल। अब जलता था वो, जहां चलते थे कारवां बन जाता था लोगों की, उनके पीछे लोगों की पूरा एक समझ जाइए कि जुलूस चलता था जब वो चलते थे। और क्यों, अच्छा सोचो ना, हाँ नंगे बदन रहते थे, मतलब कहने को मतलब कहते थे टर्न ढकने के लिए जितना जरूरत चीजें हैं मैंने ढक लिया है। और असली क्या है ना कि आपका मन शुद्ध होना चाहिए, शांत होना चाहिए। अभी हमारा मन देखिए, अभी मैं अंदर से सच में मैं कभी कभी माइंड स्ट्रेस हो जाता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, सोचता हूँ कि जिंदगी नहीं है, लेकिन कुछ गलतियां हमसे भी हैं। अच्छा, गलतियों से सीख लेना ही हमारी एक नैतिक कर्तव्य भी बनता है। अभी हम बात करते हैं भैया, देखिए 1920 में गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली ने समंदर जो ताले देश भर में यात्राएं करते रहे, और इस सब के बारे में हमने पिछले वाले भाग में जिक्र किया है। और लोगों ने बहिष्कार किया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई, है ना। तो ये सब आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा है, कैसे अपना चरखा कहते थे अपना काम स्वयं किया करो। अरे बात सच है। अच्छा सोचो, आपके घर में टॉयलेट है, बाथरूम है, तो अपना धो लेने में, अपना साफ सफाई करने में क्या जाता है ना। लोग इसके लिए भी मिस्टर बुलाते हैं। हम देखते हैं शहरों में छोटी छोटी कामों के लिए लोग, पैसे के पीछे आदमी इस तरह से पागल है ना भैया मेरे दोस्त, कि थोड़ा सा टाइम निकाल पाता है छोटे छोटे काम को करने के लिए। हाँ, उसके लिए 50 रुपए ज्यादा नहीं है, मैं मानता हूं, क्योंकि वो किसी न किसी से ऐठ लेगा। है करप्शन है, ऐसी बात नहीं है कि भ्रष्टाचार नहीं है, अरे भैया है। लेकिन अच्छा सोचो, अपनी काम में करने के लिए, नैतिक क्रियाओं को करने के लिए क्या अब मिस्टर रखते हो क्या? अरे भाई, अपना वाला धोने के लिए किसी को लेबर रखते हो क्या? नहीं ना। अपने लेटरिन बाथरूम धो सकते हो कि नहीं? तो थोड़ा सा साफ सफाई कर दे यार, अपना कूड़ा दूसरे के घर पे लगा देता है, सब गलत बात है। जानबूझ के झगड़ा खोजने वाले लोग भी हैं। चलो यार, आंदोलन के भीतर क्या अलग अलग धाराएं थी, इसके बारे में देखिए शहरों में क्या आंदोलन हुआ था। तो शहरों में सारे तरीके से सोचेंगे ना, सर आपकी दुकानों की पिकेटिंग, मतलब देखिए पिकेटिंग मतलब आपको जानते हैं, बिनर भाव से शराब की दुकानों को बंद किया जा रहा था, ठीक है, और विदेशी सामानों का बहिष्कार भी किया जा रहा था। तो ये सब चीज शहरों में थी। अब विदेशी कपड़ों की होली जलाई, कपड़े लत्ते सब शहर में ज्यादा ध्यान देते हैं ना। 1920 विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था। तो ये सब चीजें हमने पिछले वाले बात में कहा था। और लेकिन कुछ सभी समय में शहरों में धीमा पड़ने लगा था। इसके कई कारण थे। कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर, है ना, बुनने वाले कपड़ों के मुकाबले में महंगा होता था, गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। अब जानते हो, अभी भी खादी वस्त्र चलता है, लेकिन बहुत महंगा पड़ जाता है, हाथ से बनाया हुआ ना। अब देखते हो मशीनरी बैठे हैं, बड़े बड़े मशीनरी उद्योग से बनते हैं कपड़े, फटाफट एक ही घंटे में कई। अब सोचो, हाँ, अब देखो घड़ा बनाने वाला अपने चक्का जो हाथ से बनाता है कितना टाइम लगता है, और वही अब मशीन लग गया, उसमें फटाफट हो जाता है। यही चीजें थी। ग्रामीण इलाकों में क्या विद्रोह था, तो शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैला था, है ना। ट्रेडिशन आता है, बदलाव आता है। अब बदलाव की विचारधारा गांवों में आ गया था। किसानों और आदिवासियों ने भी संघर्ष में इस आंदोलन में भाग लिया। देखो लगभग सभी लोगों ने भाग लिया था, लेकिन इसमें क्या था ना, सबके अपने अपने विचार थे। देखिए, गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे, कौन, बाबा रामचंद्र, और वो भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल रहे थे लोग, है ना। जमींदार हमारे यहाँ अपने ही देश के बता रहे हैं। अब इस बेगार करनी पड़ती, बेगार माने बिना काम का, बिना पैसा का, परिश्रमी का रूप काम करना। गिरमिटिया औपनिवेशिक शासन में बहुत सारे लोग जो दूसरे देशों से आए थे ना, फिजी, गन्ना, वेस्ट इंडीज आदि से लगते आते थे, इन्हीं लोग को बोलते थे। इंडिपेंडेंट थे, किसी पर आश्रित थे नहीं थे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था, ताकि जमीन पर उनका कोई अधिकार, अब हर बार उनको अलग अलग खेता दिया जाता था। अच्छा, नाई धोबी बंद कर दिया सब, क्या लोगों का। जवाहरलाल नेहरू जब 1920 में और में गांव का दौरा किया था ना, तो लोगों गांव वालों से बातचीत किया था और उनको बेटा समझाने का प्रयास भी किया था। अब जमींदारों को ना नाई धोबी अपना सब सुविधाओं से वंचित रख दिया था, कहना हम बार ना बनाओ, है ना। कोनो जबरदस्ती करता था तो कोनो काट देता छुरवे से, हाँ कनवे, हाँ हल्का फुल्का नहीं पूरा कनवे। तो ये था। अब गांव में संगठन में 300 से ज्यादा शाखाएं बन चुकी थी, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व नहीं था ना, नेतृत्व खुश नहीं था। अब इसमें लोग महात्मा गांधी के नाम पर गलत गलत चीजें भी होने लगी थी। देखिए, अब ऐसा कोई लगान, देखिए गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि अब कोई लगान नहीं भरेगा, है ना। अस्थायी नेता किसानों को समझा रहे थे, लेकिन जमीन गरीबों में बांट दीजिएगा। महात्मा गांधी का नाम ले पर अपनी सारी कार्रवाई और आकांक्षाएं को सही ठहरा रहे थे लोग, समझ में आ रहा है। उनके नाम पर गलत कामें भी होने लगी थी, ठीक है। तो ये चीजें आप भी ध्यान देखिए, ये सब पिछले वाले
वीडियो में हमने बात किया है, तो आप प्लीज एक बार जाकर देख लीजिए, लाइन बाय लाइन उसमें बताया गया। अब उससे क्या हुआ था, तो आगे जंगलों में आदिवासी लोग कैसे किए हैं, मवेशियों को चराना बंद कर दिया था, चरा तो जलावन के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे, इससे पहाड़ों लोग परेशान और गुस्सा थे, है ना, उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, तो उनको तो ये सब चीजें उन लोगों ने भी किया, है ना। तो हाँ, तो ये सी चीजें थी। अब उन लोगों में ना अंधविश्वास भी हो जाता है, वो कहते हैं कि गोलियां उन्हें नहीं मार सकते। देखिए विश्वास एक चीज है ना। तो राजू, हाँ, अंत में राजू को देखिए इन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो ये महान क्रांतिकारी, कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे सभी लोग। उनका कहना था कि, उनका यही कहना था कि आंदोलन असहयोग से ही प्रेरित है। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और राजस्व छोड़ने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने यह भी दावा किया था कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए अहिंसा, देखो अहिंसा करोगे ना, अभी तो हुआ था कि नहीं, अरे यार अपना ये कौन सा, अरे आया था अग्निवीर वाला में, लोगों ने कितना प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, लेकिन हुआ कुछ उसमें नहीं, क्योंकि उसमें नेतृत्व करने वाला नेता था ही नहीं। देखो मेरे दोस्त, देखो जिस घर में लड़ाई झगड़ा होगा ना, अहिंसा होगा ना, उस कभी घर फली फूल नहीं सकता। तो जिस देश में होगा तो वो भी नहीं हो सकता। अहिंसा हिंसा को जन्म देता, हिंसा को जन्म देता, और अहिंसा का मतलब विनम्र भाव से किसी को चोट पहुंचाए अपनी बातों को रखना आता है, ठीक है। तो बगानों में भी था स्वराज। तो ये चीजें हमने बात की है पिछले वाले वीडियो में, आप थोड़ा सा प्लीज जाकर आप देख लो, है ना। उसी समय क्या होता है, चौरी चौरा घटना कांड होता है। चौरी चौरा में क्या था ना कि लोग अहिंसात्मक तरीके से सारा कुछ कर रहे थे, और गांधी जी ने भी बोला था कि 1 साल के अंदर अंदर हम लोग आज़ादी को पा लेंगे। लेकिन इसका थोड़ा सा क्या हो रहा था ना कि अब लोगों का धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें असहयोग की भावना लोगों का कम होते जा रहा था, उनका मनोबल गिरते जा रहा था। और इसी समय एक घटना हुआ था, आपको मैं बता दूं, उसी समय एक घटना हुआ कि गोरखपुर में एक पुलिस चौकी था। गोरखपुर में एक पुलिस चौकी था, और पुलिस चौकियों को ना लोग चारों तरफ से घेर लिए, पुलिस चौकियों को चारों तरफ से घेर लिए, और चारों तरफ से घेर लिए। कुछ पुलिस वाले जो अंग्रेजी थे, तो अब वो सब कहें कि वो अपने आप को जेल में बंद कर लिया, देख रहे यार हमको कुछ नहीं कर पाओगे, हम तो जेल के अंदर हैं। तब से बहरूं से ताला मार दिया। अभी कह के व्हाट आर यू डूइंग, आई एम इन जेल, मतलब बोला कि मैं जेल में हूँ, तो क्यों बाहर से ताला मार रहा हो। अब एक समझे में, तो कौन लिया कि पेट्रोल गिरा दिया चारों तरफ से। अब समझो, अब गिरा दिया और वहीं में लगा दिया कोनो आग, समझ रहे भाई। अब 22 पुलिस वाले जल गए। अब यही वाला घटना उनके पर बहुत बड़ा असर पड़ा। और गांधी जी भी देखिए कहते हैं ना कि रोए रहे आंखें खुदा गई। गांधी जी भी चाहते थे कि अब यह असहयोग आंदोलन के नाम पर गलत गलत कार्रवाइयाँ हो रही, गलत गलत चीज़ें हो रही हैं, अब इसे किसी तरह बंद किया जाना चाहिए। और तभी यही वाला घटना हुआ, और सब गांधी जी भी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि क्या हुआ, सबने अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार से होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि सबने अयोध्या की ओर। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है तब, ठीक है। तो आइए आप ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज के इस विषय में ना हम लोग एक एक पॉइंट को खुले के देखने हैं, है ना। अच्छा सोचो ना मेरे दोस्त, बहुत लोग कहते हैं कि यार हिस्ट्री बड़ा बोरिया से डेट तारीख याद करना, नहीं याद करो, बस एक कहानी के जैसा सुन लो यार। अपने देश के प्रति मेरे भाई, आपसे बस मुझसे यही आपसे आशा है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, और जब तक नहीं देखेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। बस हमें 15 मिनट दीजिए, इसको क्लियरफाई कर देता हूं, ठीक है। सबने अवज्ञा आंदोलन किया था, तो चलिए आप इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। हमने बताया कि 12 फरवरी 1922 को 12 फरवरी 1922 को क्या हुआ, 22 पुलिस वाले, देखिए ना 22 पुलिस वाले, चौरी चौरा हुआ था ना, चौरी चौरा, 22 पुलिस वाले जिंदा जला देगा। और इसी समय 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। अब यहां से स्टार्ट होता है आपकी जर्नी। सबने अवज्ञा क्या था, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला लिया था। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। देखिए यही बात है। गांधी जी देखिए पहले तो सत्याग्रह किए थे, है ना, साउथ अफ्रीका में, फिर मिल मजदूरों का, फिर यहाँ पर बिहार में आकर नील खेती जो कर रहे थे उनको भी दिलाए थे, है ना, अहमदाबाद मिल मजदूरों को भी राह दिलाए थे। तो ये सब करने के बावजूद इनको बहुत ज़्यादा
एक तो था कि प्रेरणा था, मिला कि चलो यार हम जीत जाएंगे, लेकिन एक साल के भीतर भीतर सारा कार्रवाइयां उल्टी पड़ती चल रही थी। इनके जो अनुभव थे थोड़ा सा व्यापक सिद्ध नहीं होते जा रहे थे, तो इन्होंने उसको बंद कर दिया। अब कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों में चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। लोग थक चुके थे ना, कितना सहयोग करेंगे बताओ यार, बताओ। एक आम इंसान, मैं बता रहा हूँ कोरोना टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। कोरोना में बोले थे ना अपने सॉरी महात्मा गांधी नहीं, ये अपने मोदी जी गुजराती के हैं ना, इसलिए महात्मा इन पर भी शूट करता है। तो ये बोले थे ना कि भाई क्वारंटाइन करना है, अपने घर में रहना, लेकिन सोचो यार गरीबों को कौन खाना देने वाला है। सरकार तो ऐसे ही नहीं, कितना देता था। हाँ मैंने मनोज कुमार भैया आप बोल रहे हो फ्री में राशन कितना देगा। और सोचो गरीब एकदम जनता एकदम त्राही त्राही थी उस समय, है कि नहीं। हाँ एसी में बैठने वाले उन लोग तो पैसा रखे हैं भैया स्विच बैंक में, उन लोगों को दिक्कत नहीं होता था। गरीब मजदूरों को हम लोग झेल चुके हैं ना भैया उस त्रादसी को। ऐसा कोई महामारी ना सच में था में हमारी, इसके लिए मैं नो डाउट, लेकिन उतना दिन बैठकर देता कौन, तो सोचिए। और यहाँ पर लोग कई दिनों से असहयोग आंदोलन में लगे हुए थे। बुनकरों ने अपना हॉस्पिटल में जाना डॉक्टरों ने बंद कर दिया था, वकीलों ने वकालत लड़ने से बंद कर दिया था। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन जो छोटे मोटे कामगार लोग थे वो कितना दिन काम को छोड़ पाते हैं। अंग्रेजों भाई कितना वो लोग अलग वंचित रह पाते हैं, उनको भी तो अपनी रोजी रोटी पालनी थी। तो ये लोग वापस जा रहे थे, इसीलिए असहयोग आंदोलन थोड़ा सा फीका पड़ रहा था। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो लिखा है कि सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। उस समय परिषद बनाया था, देखिए प्रांत, वो लोग ना प्रांत की बात कर रहे थे। तो प्रांत मतलब अभी जैसे विधान परिषद है ना, वो सब बना रहे थे। और प्रांतीय परिषदों में चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे कुछ लोग थे, कांग्रेस के कुछ नेता थे। ठीक है, तो CR दास मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। वो सोचे ना कि यार चलो परिषद में हिस्सा लेंगे, है ना, विधान परिषद कुछ भी जो भी है उस समय जो परिषद थे, तो हम लोग अपनी बात परिषद में ही रखेंगे, है ना, और ऐसे तो होने वाला नहीं है। तो इन्होंने कहा था। तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे कुछ युवा नेता उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए भी थे। अच्छा, महात्मा गांधी से खपा थे लोग, पता है क्यों? देखिए बोलते थे, मैं बता रहा हूँ, देखिए बोल रहे थे, अभी मोतीलाल नेहरू ने बोला था कि अगर मान लीजिए जब कश्मीर में कोई गलती होती है, कश्मीर के क्षेत्र में कोई गलती है, तो इसकी सजा आप कन्याकुमारी को थोड़ी देंगे, इसकी सजा आप कन्याकुमारी को तो थोड़ी देंगे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू, हाँ जवाहरलाल नेहरू के पिता का कहना था। और वहीं सुभाष चंद्र बोस भी बोले थे कि भारत का जब उत्साह चरम पर था तो महात्मा गांधी का आंदोलन वापस लेना मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा था। ये सब बातें भी बोले थे उन्होंने। तो आंतरिक बहस व असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक में आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा का एक बार फिर, है ना, बदल दिया। पहला कारक था कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। क्यों विश्वव्यापी हुआ था? देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, उसी समय की बात बता रहा हूँ। 1914 से 1918 में क्या हुआ ना कि जैसे यूरोप के कुछ देश थे जो अपना खेती बाड़ी वहाँ के कुछ देश में होता था, जैसे रूस में होता था। अब ये सब जो हमारे यहाँ से अनाज निर्यात किया जाता था, ठीक है, निर्यात किया जाता था, उसकी दोगुनी मांग बढ़ गई, 2 गुनी मांग बढ़ गई। अब 2 गुनी मांग क्यों बढ़ी? क्योंकि यूरोप के तो लड़ाई झगड़ा में, अरे प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप के देश, मित्र देश, धुरी राष्ट्र, ये सब आपस में उलझे हुए थे। अब इस उलझन में थोड़ा सा हम लोगों को हरित क्रांति पर जोर देने का मौका मिला था, है ना। हरित क्रांति में खेती का उत्पादन बढ़ाने का मौका मिला था। अब सोचो यार, उत्पादन इतना ज्यादा हो गया जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया और लोगों को वहां से भी यूरोप, जो मतलब यूरोप 80% मान लीजिए, सुनिए एक चीज आपको समझ में आ जाएगा, समझ में। यूरोप मान लीजिए गेहूं का उत्पादन करता है 80%, ठीक है, तो उस समय युद्ध में तो उलझा हुआ था, ठीक है, तो नहीं किया, उस समय नहीं किया। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुए तो वो 80% अपना अनाज उत्पादन करने लगा। और यहाँ भारत में चूंकि उस समय युद्ध के समय 20%, युद्ध के समय 50% हो गया था, जो पहले 20% था। नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आएगा। पहले 20 हिस्सा ही खेती होता था, अब 50% पर खेती होने लगा। और यहाँ पर 80 वापस जब युद्ध समाप्त हुआ तो ये 80% पर फिर से करने लगा और 50% ये बढ़ा तो बढ़ा ही रह गया। तो जब कोई भी चीज ज्यादा इन्फ्लक्चुएशन आ जाती है ना, जब ज्यादा मात्रा में कोई भी सामान आता है तो
ये बात सही है कि उसका डिमांड घट जाता है, और जब डिमांड घटेगा तो मंदी आएगी ही आएगी। चलिए इकोनॉमिक्स की बातें यहाँ अच्छी तरह से समझ में आएंगे। मंदी आ गई थी, ठीक है, बस इतना समझ लीजिए। और उत्पादों की कीमतें गिरने लगी थी। 1930 के बाद तो पूरी तरह धराशायी हो गई थी। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा, तो लोग किसानों को अपनी उपज बेचना, लगान चुकाना भी भारी पड़ गया। और 1930 तक ग्रामीण इलाकों में भारी उथल पुथल से गुजर रहे थे, लेकिन लगान चुकाना ही था। अब उसी समय साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत पर हमला बोल दिया था। हम बता रहे हैं साइमन कमीशन क्या है, हम बता रहे हैं। देखिए ये बोला था ना, ये लोग जान गया था, अंग्रेजों जान गया था कि यार 1857 की क्रांति जैसा ऐसा कोई घटना न हो जाए। कैसे महात्मा गांधी एक तरफ तो अपना आंदोलन वापस लिए, ठीक है, और फिर से ऐसा कोई घटना ना हो, तो 1919 में उन्हें मैसेडोनिया 1857 की क्रांति दोबारा हो जाएगा, ये मेसोपोटामिया का एक कमीशन बैठा था, ठीक है। और उसी समय कहा गया था कि 10 साल बाद एक कमीशन बैठेगा, ठीक है। तो 10 साल बाद बैठा नहीं, 2 साल पहले ही एक लोगों को फुसलाने के लिए साइमन को भेजा गया, ठीक है। अभी साइमन जब आया, हाँ साइमन के अधीन में था, तो साइमन कमीशन उसको कहा जाता है, ये बैठ गया। अब जिसमें ना 7 अंग्रेज थे, जिसमें से 7 के 7 अंग्रेज थे, जो उसके सदस्य थे 7 के 7 अंग्रेजी थे। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है कि भारत के सदस्य नहीं थे, सारे अंग्रेज थे। तो इसमें लोगों का अब राष्ट्रवादी आंदोलन बैठ गया, ठीक है। अब इसमें दिया गया है कि 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा, तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत कर रहे थे, गरम दल के नेता। और हाँ, लाल बालपाल आपको याद होगा, गरम दल के नेता। और सभी पार्टियों के प्रदर्शन ने हिस्सा लिया था, ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी हिस्सा लेते। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड विलियम ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमोल सा ऐलान कर दिया। अभी क्या है डोमिनियन स्टेट, समझाते हैं भाई। देखिए डोमिनियन स्टेट का मतलब ये होता है कि शासन अंग्रेजों के जिम्मे रहेगा। शासन किसका अधीन में रहेगा? अब जैसे कि प्रधानमंत्री, बड़े बड़े जो पद हैं किसका रहेगा? अंग्रेज का, ठीक है। बड़े बड़े पद अंग्रेजों के रहेगा, ठीक है। मतलब कि यही हस्ताक्षर करेंगे तो कोई भी चीज लागू होगा। और जो छोटे मोटे पद हैं वे किसके रहेंगे? भारत के अधीन, है ना। नेता, मुखिया, विधायक, ये सब भारत के रहेंगे। तो ये चीजें थी। हाँ, तो बड़े बड़े राजनीतिक फैसले ये लेंगे, तो इसी को बोलते हैं डोमिनियन स्टेट। और उन्होंने इस बारे में कोई ऐलान सीमा भी नहीं लगाई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमोल सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, और कोई उसका डेट फिक्स नहीं किया था। अब लोग गुस्सा भी थे, क्रोधित भी थे, बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। अब देखिए उसी समय लाला लाजपत राय प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर लाठी चला दिया। साइमन कमीशन वाले ने लाठी चला दिया, उनकी बहुत गहरी तरह से उनको चोट लगी थी, जिससे उनकी मृत्यु भी हो गई, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला था कि अंग्रेजों, जो तुम्हारे एक एक लाठी का प्रहार तुम्हारे जो ताबूत होता है ना, ताबूत मरने के बाद उनको रखा जाता है, ताबूत में एक कील साबित होगी। और सच में यही होगा। अंग्रेजों को देखिए, अंग्रेजों को भागना ही पड़ा, अंत में अंग्रेजों को देश छोड़कर भागना पड़ा और बुरी तरह लात खाए थे वो लोग। तो ऐसी बातें नहीं है, लेकिन होगा कब? अभी भी देखिए स्वतंत्रता के बाद में कितनी एकजुटता रहेगी। अब देखिए फिर से बदलने वाला है। तो लोग कैसे मान लेते हैं यार कि महात्मा गांधी ये थे वो थे? हमें तो समझ ही में नहीं आता। अच्छा, जो कभी इतिहास उठाकर देखा भी नहीं है ना, वो कभी उनको 5 क्रांतिकारी का नाम भी नहीं याद है, और वो बोलता है कि ऐसे थे वैसे थे। यार सुनो ना, जिनके जिस थाले में खाते हो ना उसमें छेद ना किया करो, समझे। वैसे लोग को अपने बाप का डीएनए टेस्ट कराना चाहिए कि कम से कम अपने बाप का वो औलाद असली में है कि नहीं। मेरी बातें देखिए आपको बुरा लगेगी, कड़वाहट है, करेला कड़वा होता है, लेकिन सत्य है बात। तो नहीं, अब देखो यार कैसे बोल देता है कि नाथूराम गोडसे महान देशभक्त, कर वे कैसे बोला? तुम एक बात बताओ बेटा, कि तुम नाथूराम गोडसे के बारे में कहते हो कि जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाते हो गधा। तू बताओ कि कौन सा देशभक्ति वाला काम किया था? कब वो एक को थप्पड़ अंग्रेज को मारा था? चंद्रशेखर आजाद ने गोली खाई थी, कहा था कि अंग्रेजों के गोली से नहीं मरूंगा। भगत सिंह ने हंसते हंसते, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, सबने, है ना, सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये बताओ कि ये क्या किया था? बस इसके लिए कि इतना मतलब पैसा दिया जा रहा था पाकिस्तान को, उनके हरजाना दिया जा रहा था, इसके लिए उसने मार दिया बस गोली। और उतना पर भी उस महान देशभक्त ने बस यह कह दिया कि इससे गलती हो गई, भगवान का औलाद, इसे भी माफ कर दो।
उस महात्मा गांधी के खिलाफ तुम लोग बोलता है ऐसा। बाबरे तुम छोड़ो यार, ये सब बातें अभी नहीं करेंगे। देखो कट्टर लोग, मैंने पहले ही बोला था आप अलग रहना, ठीक है। अभी हम बात करते हैं। देखिए नमक यात्रा और सबने अवज्ञा आंदोलन कैसे हुआ। तो ये देखिए कि 26 जनवरी को ना यहाँ पर एक क्या होता है सुनिए, बता रहे हैं। साइमन कमीशन जब आया था 1928 में, तो इरविन 1927 में, तो ये क्या ना कि इरविन था उस समय, तो उन्होंने बोला, इरविन ने जब पक्ष रखा था, इरविन ही था है ना, उसमें उसमें वो क्या कहते हैं कि बोला था ना कि ऐसे ये लोग बोले थे कि नहीं डोमिनियन स्टेट नहीं होगा, हमारा अपना कानून होगा। तो मोतीलाल नेहरू जी गए थे है ना, तो अपनी कानून बना कर ले गए थे, मोतीलाल नेहरू गए थे, और तो उन्होंने बोला, इरविन ने बोला ठीक है देखो भाई ऐसे है ना कि तुम अपना कानून लाना चाहते हो, लेकिन तुम एक शर्त पर ला सकते हो कि जब तुम्हारी कानून का तुम्हारे भारत में विरोध नहीं होगा, सब तुम्हारे पक्ष में होंगे। तो इन्होंने बोला ठीक है मैं कर लूंगा। तो एक सूत्री इन्होंने मांग रखी थी, एक पेज का पूरा लिखवाया कानून, उन्होंने अपना जैसे भी लेकर चले गए। इधर इन्होंने आग लगा दिया था। क्या आग लगा दिया था, किससे मिल गया था, जिन्ना से। जिन्ना को बोल दिया था कि भाई ऐसा जब होगा तो तुम बाइकाट कर देना, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में नहीं होगा। अभी भी मुस्लिम समझते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं और हमारे साथ अन्याय होता है। अरे बेटा, बड़े बड़े खान इंडस्ट्री वाले लोग, ये लोग बोलते हैं कि ऐसा सुरता वाले बयान देते हैं इनको। अरे हमारे देश के लोग आपके मूवी, आपकी पिक्चरें देखकर आपको हिट सुपर हिट बनाए हैं, और आप कहते हैं कि आपको भारत में रहने पर बहुत दिक्कत महसूस होता है। इन लोगों को क्या बोला जाए। चलो मेरा औकात नहीं है कि मैं इन लोगों को बोलूं, लेकिन आप इतना पढ़ो ना कि आप खुद इनसे सवाब जवाब करो, ठीक है। अशिक्षा ही मेन कारण है। तो ये मोतीलाल नेहरू जब ही गए थे अपने सूत्र लेकर, तो तुरंत अब मोतीलाल नेहरू गए थे तो उनका पूरा एवन कहा कि चलो यार तुम अपना सांसद में पेश करो। लेकिन पता चला कि सबके सब तो तैयार थे, कांग्रेस वाले भी तैयार थे, सभी लोग तैयार थे, लेकिन अल्पसंख्यक के नेता थे, हमारे मुस्लिम अल्पसंख्यक के नेता जिन्ना, तुरंत बाइकाट कर दिए, हटा दिए, इरविनोव फाड़ फेंक दिया, कह के ही चाटरनामा दयानाम सब हटाओ। बोलो कह रहे थे कि तुम्हारे देश के लोग सब सहमत है, बोलो कहां सहमत है, फेंक दिया। कहता है ऐसी घटनाएं क्यों नहीं होती हैं, सब हर जगह होती है, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, है ना। तो लोगों का काम है प्रोटेस्ट करना, विरोध करना। तो अंग्रेजी कानून सही है। अब मोतीलाल नेहरू को बहुत बुरा लगा, उस समय राजनीति से बहुत ज्यादा खफा भी थे, और इनसे भी ज्यादा बुरा लगा इनके बेटे जवाहरलाल नेहरू को। उन्होंने क्या किया कि पूर्ण स्वराज की मांग रख दी। तो इसीलिए तो कहते हैं कि देखिए दिसंबर 1939 में 29 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग, और उन्होंने कहा था कि पूर्ण स्वराज कब मनाया जाएगा, 26 जनवरी 1930 को। स्वतंत्रता दिवस का आज भी इसीलिए बनाया जाता है, कानून बना था उसमें ना, तो इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो याद कर लो, पूर्ण स्वराज उसी दिन से मनाया जाता है। तो उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। तो ये चीजें हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्वतंत्रता के लिए अमूर्त रोजमर्रा की जिंदगी में रूठोस मुद्दे पर जुड़ने के लिए महात्मा गांधी के लिए और कोई रास्ता ढूंढना था, ठीक है। अभी इस समय गांधी जी कहाँ थे, हाँ बता रहे चौरी चौरा घटनाकांड होने के बाद और असहयोग आंदोलन को सफल नहीं होने के बाद महात्मा गांधी थोड़ा हताश तो थे ही, है ना, लेकिन अभी भी वो सबल महसूस कर रहे थे। अभी उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा जो थी कमजोर नहीं पड़ी थी, बस उसको एक नया आयाम देना चाहते थे। तो उन्होंने कब किया, देखो इनका सब सारा विरोध करने लगे। हमने अभी बताया बोस ने भी बोला था कि भारत चरम उत्साह पता था, गांधी जी को ऐसा ऐसा सालों इनका बाइकाट करने लगे कि जब आंदोलन नहीं करना था तो ऐसा काम क्यों किए, है ना, लोगों को इतना ज्यादा प्रेरित करके अपने ही भाग गए। तो बहुत लोगों बोले, लेकिन देखो इतना ज्यादा उनके अंदर सहनशीलता थी। सोचो आप, अगर उनको क्या जाता था, बैरिस्ट्री किए थे, इतना ज्यादा पैसा कमा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने देश के लिए जान दिया, ठीक है, और देश के लिए काम किया। चुपचाप अपना भी रोजी रोटी कमा सकते, उनको आराम से बैठ कर खाने को मिलता। लेकिन फिर अब उसी समय, अब उस समय 30 मार्च को जब देखा कि अंग्रेजवा की अब इन्हीं के खिलाफ सारा वो लग रहा है, तो इनको गिरफ्तार कर लिया और इन पर सजा सुना दिया। कितना, 6 वर्ष का, 6 वर्ष का सजा सुनाया, समझ जाओ। और इसी समय
इसी समय जब उनको पता चल कहीं कि अब यहाँ से तो जान बचा बड़ा मुश्किल है यार, अब छूटेंगे कैसे, उन्होंने खाना पीना कम कर दिया था, खाना पीना कम कर दिया। अब समझ जाइए कि धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ते चला गया। लोग मिलने आते थे, गांधी जी का हालचाल देखते थे तो बाहर जाकर बताते यार गांधी जी बड़ा दुबरे पतरे हो गए, उन्होंने देश के लिए, बेचारा बहुत ही अच्छा इंसान था, बताओ उसको क्या जाता था, देश के लिए इतना कुछ किया और हम लोग उनको ऐसे ऐसे गाली देते रह गए, बताओ ये अंग्रेजवा बढ़िया से खाना पीना नहीं दे रहा है इनको। अब लोग ऐसे तरह तरह की बातें करते थे, है ना, लोगों का भी उनके तरफ वो हुआ। और साथ ही साथ सच में खाना पीना छोड़ दिए थे, ऐसी बात नहीं है, खाना पीना छोड़ दिए थे। अब ये सब अंग्रेजवा घबरा के करी बाप रे बाप, अगर ये मर गए बुढ़वा तो ये तो थाना में एक को थाना में आग लगा रहे, पूरा देश भर में आग लगा दिया उसने। अब इसको गांधी जी को छोड़ना इन लोगों की मजबूरी बन गई थी, और इस ससुरा 2 साल में छोड़ दिया, है ना, 6 साल की सजा थी, इनको 2 साल में छोड़ दिया। अब उसी समय क्या हुआ था कि 1924 में कांग्रेस अधिवेशन में जाकर तुरंत महात्मा गांधी भाग ले लिए। देखिए उन्होंने तुरंत, अब क्योंकि घर में रुके होते तो फिर तो पकड़ लिया था सब, तुरंत वहां से छूटे, कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए। तो ये बात आपको याद रहना चाहिए। हाँ, 1924 की मैं बात रहा हूँ, 1924 की। 1922 में सजा सुनाई गई थी ना 6 वर्ष की, लेकिन 1924 में ही कांग्रेस अधिवेशन में भाग ले लिए। अब सबको पता चल गया कि गांधी जी छूट गए, गांधी जी छूट गए सब। लेकिन उसी समय एक रोग आया था, वो नाम था जैसे कोरोना है ना, उसी समय आया था प्लेग। और सोचो यार, प्लेग आया था, अभी तो सारा किट विट वगैरह पहन कर डॉक्टर देखभाल करता था, है ना, और उस समय बिना किट के, बिना सुरक्षा किट के इन्होंने प्लेग, यार इन्हों से बड़ा जगह जैसे चमाव छोड़ देता है, वो इतना भारी लोगों को, बीमारी से ग्रस्त लोगों को सेवा की उन्होंने, समर्पण के भाव उनके अंदर थी। और सारा कुछ देखो भैया, जैसा देश वैसन देश, उनका एक अलग मेंटेलिटी था। अभी इन लोगों को क्लियर कर दूं, बहुत से लोग समझते हैं भीम जय भीम का नारा लगाते हैं, उनको भीमराव अम्बेडकर के बारे में भी ठीक से नहीं पता होगा, ठीक है, जन्म तारीख तो याद नहीं होगा, कहाँ जन्म हुआ सब। लोग भीमराव अम्बेडकर के, यार तुम कभी किसी को ना भगवान राम का माला जपने से बढ़िया ना उनके बारे में विचारों को समझिए। अभी देखिए उनकी अलग थी मेंटेलिटी, भाई सूट बूट पैंट पहन कर रहते थे, क्योंकि उनके साथ जो भी हुआ बचपन में, है ना, बहुत ज्यादा उनके साथ सच में, तो उनकी अपनी पर्सनालिटी थी। और यहाँ महात्मा गांधी के अपने अलग थे विचारधारा, वे कहते थे जैसन देश वैसन गांव घर समाज में, अब चिरकुटों में लबार कटवा के चलोगे तो भगसा नहीं लगेगा। अगर दिल्ली में चलोगे, हम लोग जैसे अभी साधारण ड्रेस में है, तो दिल्ली में पैंट पहन के चलेंगे तो बड़ा आउट लगता है। तो ठीक है, जैसन देश वैसन देश में महात्मा गांधी में रहते थे। तो देखिए उन्होंने ना क्या किया, अब यहाँ से अब हम पढ़ेंगे नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, ये चीजें देखिए, आप देखिए, सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए गए, है ना, आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा, शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी, किसानों ने लगान और चौकीदारी का कर चुकाने से इनकार कर दिया, गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे, बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। उन्हें लकड़ी बीनने नहीं दिया जाता था ना, वे लकड़ी बीनने और मवेशी को चराने के लिए आरक्षित वनों में भी घुसने लगे थे। तो इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। अब बहुत सारे स्थानों पर इनके हिंसक टकराव भी होते हैं। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल खान गफ्फार खान, जिसको सीमांत गांधी भी बोलते हैं, बड़े नेता थे, गिरफ्तार किया गया तो गुस्साई भीड़ ने सशस्त्र बड़ाबंदियों, गाड़ियों और पुलिसों की गोलियों पर सामना करते सड़कों पर उतर आई। अब देखो यहाँ से ये घबरा जाते हैं सब, पुलिस की गोलियों का सामना करते सड़कों पर उतर आई, बहुत सारे लोग मारे गए। महीनों भर बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगरपालिका भवनों, अदालतों, रेलवे स्टेशन पर हमले शुरू कर दिए। भयभीत सरकार ने निर्गम दमन का रास्ता अपनाया, शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए, औरतों और बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया, क्यों बताते हैं। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौता पास, इरविनवा चाणक्य, पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, मैं बता दूं, पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को हुआ था, उसमें गांधी जी भाग नहीं लिए थे। लेकिन जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ तो बोला गया कि इरविनवा क्या कर रहा है,
तो इरविनवा बताया कि अरे भाई भेज रहे हैं महात्मा गांधी तो जाने को तैयार ही नहीं है, यहाँ पर सबने अवज्ञा आंदोलन छड़े हैं। तो कहा कि नहीं कसम है तो मना के भेज। तो गांधी जी को बोला ए महात्मा गांधी जी जाइए ना महाराज, वहाँ पर जाइए, बढ़िया खाने पीने का एकदम फर्स्ट क्लास का व्यवस्था है, जाइए ना वहाँ पर और आपकी बातों को भी माना जाएगा। तो इन्होंने भी समझा कि चलो यार हो जाएगा। और लोगों का देख रहे थे कि दमन कानून पर लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा, तो वो भी इस चीज़ से थे। अब उसी समय देखिए 1931 की बात बता रहे हैं, भगत सिंह भी इसी समय गिरफ्तार हुए हैं। इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी के लंदन होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। देखिए पहले वाला का मैंने बात बताया, अभी बताया कि पहले हो चुका था, पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी। इसके बदले में अब यहाँ के जो नेता थे कहे कि जाइए ना गांधी जी आप समझ लीजिए, हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। तो राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गए। लेकिन यहाँ गांधी जी से एक चीज बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है। हमारे सर जी कहते हैं कि ब्लंडर मिस्टेक है भैया। पता है क्यों? क्योंकि राजनीतिक कैदियों को माफ किया जाना था। अब भगत सिंह पर आरोप लगा था, मुकदमा चला गया था सैंडर्स पर गोली चलाने का, तो एक प्रकार से राजनीतिक कैदी के अब, लेकिन इनको इस प्रकार से उलझा दिया महात्मा गांधी को। इतना बड़े वकील होने के बाद इनसे गलती हुई है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। थोड़ा यार इतना पढ़े लिखे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि महात्मा गांधी को आप जानबूझकर, इनसे नहीं गलतियां होती है जीवन में, तो उससे सुधार भी करना हम लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो अब महात्मा गांधी से ये चीज हुआ था, अब उनको बचा नहीं पाए, लोग बहुत ज्यादा खपाते, अभी भी बहुत दर्द होता है भाई। देखो यार 3 लोगों को, हजारों लोगों को, हमारे देश के क्रांतिकारी जिन्हें निस्वार्थ भाव से अपने देश के लिए रक्तदान बलिदान दिया है, उनके लिए मैं बोलता हूं मेरे दोस्त, मन से पढ़ाई किया करो, अपने देश के बारे में जाना करो। आधा ज्ञान निम्न खतरे जाने, और इससे लोगों से बच्चों जो गुटखा खाकर ज्ञान देते हैं, चाय की दुकान पर भैंसबाजी करना बहुत आसान चीज है, लेकिन जो कभी यार गांधी एक विचारधारा है, तुम इसको क्या रोकोगे? गांधी जी अच्छा ये नहीं कहते थे का हिंसा, कहते थे मेरे भाई देखो अगर सहनशीलता है तो तुम हिंसा मत करो, अहिंसा का पक्ष में रहो, लेकिन तुम्हारे अंदर उस ताकत को सामना करने की हिम्मत नहीं है और सोचते हो कि अगर हिंसा के बल पर ही आजादी मिलेगी तो उसको भी रोक नहीं रहते थे। महात्मा गांधी का ये विचार कभी नहीं था, वो गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, ठीक है। हाँ लेकिन बात तो सच था ना कि क्रोध को प्यार से ही जीता जा सकता है, इसलिए अहिंसा पर ज्यादा बल देते थे वे। तो सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन, देखो यार एक हिस्ट्री का टीचर है चाहे मैथ का टीचर है, अगर आप किसी कंपटीशन में बैठते हो तो वही सिखाएगा। मैथ वाला कहेगा बेटा तुम पहले मैथ लगाना ना, ट्रिक बहुत आसान होता है, सूत्र पर चल जाएगा। हम हिस्ट्री के, हम इतिहास के जानकार हों चाहे फिर हमें और सब्जेक्ट जैसे भी मान लीजिए कि जनरल नॉलेज का, तो हम बोलेंगे भैया जनरल नॉलेज वाले काम कर लेना, पहले निपटा लेना, है ना। तो लेकिन मकसद तो ये है ना कि आपको किसी तरह सिलेक्शन दिलाना। तो भैया रे इन लोगों का मकसद अलग अलग, देशभक्तों का अलग अलग तरीका हो सकता है देश को आजादी में, देश को आजाद करने में, लेकिन उनका मोटो एक ही था। तो आप कभी भी इनके विचारधाराओं पर उंगली नहीं उठाना, ठीक है। तो ये वार्ता बीच में ही टूट गई। अब उन्होंने निराश होकर वापस लौटना पड़ा। अब वहां इरविनवा इनको लॉलीपॉप दिया, नहीं गलत किया है वो सब। सरकार के नए सिरे से दमन शुरू कर दिया। गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और सभाओं और प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। भारी आकांक्षाओं के बीच महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया, लेकिन साल भर तक आंदोलन, लेकिन 1934 आते थे उनकी गति मंद पड़ने लगी। देखो भैया महान है, गुरु हैं, तो उनको समझाने के लिए अब वो अपने दिमाग से काम ले रहे थे। तो ये चीजें हम लोगों को समझनी चाहिए। तो चलिए इसके अगले हिस्से में हम बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद, नमस्कार। देखिए ना, सबने अवज्ञा आंदोलन जब चला था, जानते हो लड़कों ने बांदरी सेना बना लिया था। हाँ बांदरी सेना, हाँ वही लड़कियों ने मंजरी सेना बनाया। अरे गजब एकदम। दक्षिण भारत में राजगोपालचारी का नेतृत्व था, बिहार में राजेंद्र प्रसाद का, छपरा में तो ऐसा जेल के में विद्रोह किए, सब नंगा विद्रोह कर दिया सब। हाँ उगारी निगारी लगा घूमने। तो ये सब चला था, ये सब असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन का बात है। असहयोग आंदोलन के बाद अब लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया इसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं, ठीक है। हाँ तो देखिए इसमें लिखा है कि आइए देखिए कि सिविल नाफरमानी और अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन से थे, इन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया,
उनके आदर्श क्या थे, उनके लिए स्वराज के क्या मायने थे, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए, गांव में संपन्न जो तबके के लोग थे, किसान थे, है ना, तो गुजरात के पड़ोसी उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। व्यवसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से वो बहुत परेशान थे। हाँ, बताया तो, वर्ल्ड वार चला था और जितना परसेंटेज पहले उगाया जाता था उससे कहीं ज्यादा गुना अब उगाया जाने लगा था, लेकिन उसके व्यापार में मंदी आ गई थी। इसीलिए अब जब भी उनकी नगद आय खत्म होने लगी थी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया था। सरकार लगान कम करने में तैयारी नहीं थी, चारों तरफ असंतोष था। संपन्न किसानों ने सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन को बढ़ चढ़ कर समर्थन किया। उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया और कई प्रकार के अनिश्चित सदस्यों को बहिष्कार करने के लिए मजबूर किया। ठीक है, उनके लिए स्वराज की लड़ाई बाहरी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। अब वही तरफ दूसरी तरफ, लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो बड़ी निराशा हुई। फलस्वरूप 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। ये बात थी। ठीक है, अब एक तरफ धनी किसान की बात हो रही थी, अब गरीब किसान की। तो गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, उनमें से तो बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर खेती करते थे लेकर। तो महामंदी लंबी खींची और नकदी आमदनी गिरने लगी तो छोटे पैदावारों के लिए किसान का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया। वे चाहते थे कि इन जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना था उसमें अब भैया वो इन लोगों से रियायत चाहते थे, है ना, छोटे किसान बड़े किसानों से रियायत चाहते थे, ये बात थी। तो इसलिए उन्होंने लिया था। तो कम्युनिस्टों का हाथ में होता तो अच्छा था, यही समाजवादी सोच रहे थे। अमीर किसान और जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन देने में प्राय हिचकिचाती थी। इसी कारण गरीब किसान और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे। अब ये मैटर था क्योंकि लोग अपने अब देखिए ये समस्या बहुत जटिल थी। अब देखते हैं ना, और देखिए व्यवसायी वर्ग की क्या स्थिति थी। उन्होंने सवर्णीय आंदोलन में क्या रुख अपनाया, ये भी पढ़ते। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया था, ये तो बात सच है। हाँ भैया, उन्होंने गेहूं बेचा था, निर्यात किया था, तो बहुत ज्यादा उनको प्रॉफिट हुआ था, लेकिन और वे ताकतवर हो चुके थे। ठीक है, अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिनके कारण उनकी व्यवसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे। अब क्या हुआ था, जैसे कि हमने बताया ना कि भैया जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था 1914 में, इसमें गेहूं का जितना उत्पादन मान लीजिए कि 40% होता था, तो उससे बढ़ाकर उन्होंने 60% कर दिया, निर्यात होता था। अब लेकिन वहां से जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो ये विदेशी वस्तुएं आयात होने लगे, तो इससे वे क्या चाहते थे, सुरक्षा चाहते थे। ठीक है, और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विभिन्न अनुपात में बदलाव चाहते थे, क्योंकि रुपया का अभी भी डॉलर से बहुत कम है, तो जिससे आयात में कमी आ जाए। देखिए, व्यापार हितों के संगठित के लिए उन्होंने भारतीय औद्योगिक और व्यवसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, 1927 में भारतीय वाणिज्य उद्योग परिसंघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बोला जाता है, फिक्की जिसका नाम है, आप सुनते हैं ना। गठन क्या, पुरुषोत्तम दास ठाकुरलाल और जेडी बिरला, जैसे टाटा बिरला, अभी नाम सुनेंगे नहीं, और बहुत पुराने माने जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध सिविल आंदोलन में किया। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी हैं, आप देखिएगा। ठीक है, 1918 में क्या होता है, तो बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित करते हैं। 1919 में रलेट एक्ट आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। 1921 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू होता है ना। तो ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा भाई। अब यह देखिए चौरी चौरा घटनाकांड हो था गोरखपुर में, है ना। 1924 में क्या होता है, अल्लूराम सीताराम राजू की गिरफ्तारी होती है, 2 वर्ष चला जाता है ना। हथियारबंद आदिवासी संघर्ष का उन्मूलन होता है। फिर उसके बाद लिखा है लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में, है ना। पूर्ण स्वराज की मांग रखते जवाहरलाल नेहरू, है कि नहीं। भैया जब 11 सूत्री मांग जितना रखता है ना, और उसी के साथ अपना मोतीलाल नेहरू रखते तो लौटा देता है ना। तो ये चीजें हैं। तो 1930 में अंबेडकर दलित एवं वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कर। देखिए ये पॉइंट वाली बात है। देखिए हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसी समय एक बच्चा है जो दलित वर्ग से आता है, उसको काफी ज्यादा अपने ही देश में प्रताड़ित होने का सामना करता है। ठीक है, बहुत कठिनाइयों से वो पढ़ता लिखता है और आगे बढ़ता है अपने दम पे, है ना। हाँ, कुछ लोग अच्छे होते हैं विचार में विद्वान लोग, तो उसकी हेल्प करते हैं और अपने बल पर वो शोषित वर्गों के लिए हित के प्रति
लोगों को आगाह करता है और अपना खुद वर्चस्व कायम करने में किस हद तक सफल होता है, इसके बारे में हम लोग, उसके बारे में नाम था उसका भीमराव। ठीक है, इतना बस आपको बता देता हूँ। तो ये चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी तो गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो ये चीजें थी। तो देखिए भाई, सबने अवज्ञा आंदोलन से पहले आप इसको पढ़िए। स्वतंत्रता दिवस पर क्या घोषणा किया गया था इसके बारे में पढ़िए कि अपनी मेहनत का फल है ना, और जीवन की सभी आवश्यकताओं पूरी, इसे हमें आगे बढ़ने के लिए भरपूर अवसर मिले, यह हमारा विश्वास भी है। और भारत में ब्रिटानी सरकार से न केवल भारतीय जनता को स्वतंत्रता से वंचित किया गया, बल्कि उससे जनता का शोषण किया गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थीं। तो इस पूर्ण स्वराज का जब मांग रखा गया था तब, अब नमक यात्रा क्या था, असब न हो गया। गांधी जी ऐसा कोई चीज चाह रहे थे कि भाई सब, देखो नमक ऐसा चीज है ना, सब अमीर गरीब सब लोग, देखिए बहुत सब लोग प्रयोग करता है, तो ऐसी मुद्दा उठाना चाहते थे जो सबके हित में हो, होना भी चाहिए। अब देखिए किसान आंदोलन आया था, जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, तो केवल किसान ही बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। वो भी सभी किसान नहीं, बिहार यूपी के किसान को तो उतना मौका नहीं मिलता है कि अपन घर द्वार छोड़ के जाए। अब पंजाब के किसान भरे पूरे समृद्ध हैं, वो लोग चले गए। लेकिन अब वही देश में बहुत लोग व्यापारी वगैरह कुछ करेंगे, मोदी भक्त कुछ कहेंगे। हम जानते थे कि किसान आंदोलन मोदी जी को बहुत महंगा पड़ेगा, तो था, लेकिन उसमें भी नेतागिरी करने से बाज नहीं आता है सब, है ना। वो कहूँ के पीठ पलट के, इसीलिए कहते हैं भैया आंदोलन से बच के रहा करो। अब ये देखा नमक यात्रा, तो नमक देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। ये देखिए 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक नमक किस लिए, नमक देखिए सारा कुछ बहुत से 11 सूत्री मांगों को लिखा था, है ना, 1930 की बात कर रहा है। ठीक है, हाँ। तो अब उस समय क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होना ही वाला था, तो इस समय क्या हुआ था कि इनमें से कुछ समान मांगे थे, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी थी। गांधी जी ने इन मांगों के जरिए समाज में सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करें। अच्छा सोचो, नमक कर देंगे भी क्यों, हमारा समुद्र हिंद महासागर यार, हम अपने से नमक बनाएंगे, है ना, तो क्यों हम नमक का टैक्स दें लोगों को, नमक का टैक्स चाहिए था। अच्छा सुनिए, नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे, यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था, इसलिए नमक पर कर उत्पादन के सारी सरकारी इजादेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। अब सुनिए नहीं, इसकी बात बता रहे हैं। उन्होंने एक चेतावनी भी, अल्टीमेटम भी पत्र लिख दे दिया था, किसको, इरविन को, कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो कांग्रेस सबने अवज्ञा आंदोलन छेड़े। सबने अवज्ञा आंदोलन किया था, देखिए सबने, मैंने प्यार से, अवज्ञा मैंने मैं आपकी बात को ठुकरा दे रहा हूं, असहयोग में कहता कि मैं आपका सहयोग नहीं कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन इसमें हम आपके नियम कानून को भी तोड़ेंगे, लेकिन वो भी प्यार से लतियाएंगे, है ना, जैसे कहते हैं जूता भेजा का मारना, वही वाला काम करते थे लोग। इरविन झुकने को तैयार नहीं था, है ना। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्व स्तरीय वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। अब सुनिए ना कहां से किया, इस साबरमती आश्रम थे, देखिए यहाँ पर, जिसको थोड़ा सा भी पता होगा, ये है आपका पोरबंदर, और ये है आपका नहीं साबरमती, ये है डांडी, ठीक है। तो साबरमती से डांडी की जो पता है कितना, 240 किलोमीटर है, 240 किलोमीटर, समझिए 240 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने पैदल तय की थी, और प्रतिदिन कितना चलते थे, 10 मील चलते थे, सोचो। अच्छा मोटरसाइकिल, टायर काट, बैलगाड़ी सब कुछ होगा, लेकिन जानते हो प्यार उसमें रहता है ना, जब आप एक दूसरे से मिलते हो, किसी यही ले हम देखो, हम भी बहुत ज्यादा, हमारे घर में है सारा संसाधन, मैं फिर भी, हाँ साधन है, लेकिन मैं फिर भी पैदल चलना ही स्वीकार करता हूँ। हाँ भले तिखे मार देता हूँ, हम जाते हैं पढ़ाने के लिए, मैं पैदल जाता हूँ, मेरे स्टूडेंट जानते हैं, कहते सर आप क्यों नहीं बाइक से आते हैं, यार पहली तो अपने हेल्थ भी आपका मेंटेन रहता है ना। अब ये चर्बी आ जाएगा शरीर, तो सारा कुछ काम करने का मन ही नहीं करेगा, और दूसरी लोगों से मुलाकात हो जाती है, थोड़ा हाल चाल हो जाता है, बाइक से रहे, हाँ ठीक है निकल, यार वो बराबर का आदमी बना था, है ना। तो ये चीजें थी, और गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया, आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों को शांतिपूर्ण अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों का कहा न माने। 6 अप्रैल को वह डांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था, उन सबों का कानून का क्या था, उल्लंघन था। यहाँ से सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह लगता है, इसके बारे में आपको बता दिए हैं, है ना। इसमें तो असहयोग करना था और इसमें कानून का भी उल्लंघन किया जा रहा था, तो ये चीजें थी।
इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। देश के विभिन्न भागों में, यहाँ देखिए डांडी मार्च निकाल रहे हैं महात्मा गांधी, तो देश के विभिन्न भागों में अलग अलग चीजें की गई। तो ये देखिए आपको बता दें, ये देखिए आप, ठीक है। तो व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग में देखते थे, ठीक है, कि जहां कारोबार औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होगी और व्यापार उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सकेगा, ठीक है। तो गोलमेज जो प्रथम सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था पता है आपको? 1930 में। और इसी सन 1930 में कौन थे वहां के प्रधानमंत्री? रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। उन्होंने गांधी जी को बोला था, यहां इसमें इस बार था, यहाँ का वायसराय था अपना इरविन, और उसने इरविन से बोला था कि भैया गोल मैच था वहां पे, ठीक है, तो सम्मेलन बुलाया गया था और कांग्रेस के तरफ से नेता तो वही गांधी जी थे, तो उनको बुलाया गया था, ठीक है। लेकिन उसी समय इन्होंने अपना रख दिया था सबने अवज्ञा आंदोलन, और 11 सूत्री मांग रखा था, जैसे हमने बताया ना चर्चिल से, लेकिन चर्चिल ने फाड़ फोड़ कर फेंक दिया। तो उन्होंने डांडी मार्च किया, नमक को एक प्रतीक के रूप में उठाया और सारा कुछ प्यार से लतियाते थे, है ना। सबने मतलब प्यार से, हम भैया आपका बात नहीं मानेंगे, अवज्ञा करेंगे, ये चीजें चालू की थी। अब मैकडोनाल्ड सोच रहा कि अब गांधी जी आएंगे, अब गांधी जी आएंगे, गांधी जी भी नहीं किए, खूब गरियाया वो चर्चिल को, खूब गरियाया अपना उसने वहां के जो फिर, हाँ, इरविन को। अब यहां से आपकी कहानी स्टार्ट होती है। देखिए लिखा है कि विलंबित अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के प्रति बढ़ते प्रभाव से बहुत डरे हुए थे, ठीक है। औद्योगिक श्रम और की सबने क्या में क्या नागपुर के अलावा क्या थे, तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि औद्योगिक श्रमिक वर्ग की क्या समस्या है, तो कई बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से छिड़कते लगे थे। फिर कुछ मजदूरों ने सवेना गांव में आंदोलन में हिस्सा लिया था। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन व खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया था। और यहीं पर 1930 में रेलवे कामगारों ने, 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई, 1930 में छोटा नागपुर के टीन खानों में हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों का बहिष्कार किया, अभियानों में हिस्सा लिया। और फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकिचा रही थी। कांग्रेस को लगता था कि दूसरे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे। भैया जी पावर देखिए, अभी भी मोदी जी ने देखिए टाटा बिरला अंबानी अडानी सबको लेकर चलते हैं, देखते हैं ना। नहीं तो देश में कितना 70% जनसंख्या गरीबी रेखा में है ना, गरीबी रेखा से भी नीचे है, बीपीएल जिसको बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। फिर भी इन्हीं लोग की वर्चस्व बनती है। तो ये थी, तो सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया, लेकिन उनके साथ क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। हजारों औरतें वो उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर चली जाती थी, उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया था, नमक बनाया था, लेकिन उनका कहाँ, अभी भी देखिए महिलाओं को उतना कहाँ ज्यादा वर्चस्व मिलता है। तो विदेशी आप देख सकते हो फोटो में, वही देखिए आप कितनी ज्यादा महिलाएं सक्रिय हैं, सक्रिय रूप से भागीदार हैं। तो ये चीज थी उसमें, लेकिन अभी भी महिलाओं का काम, विदेशी कपड़ा सौराव की दुकान पर पकड़ेंगे, बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई थी। शहरी इलाका में ज्यादा ऊंची जाति में महिलाएं सक्रिय थी, ऊंची जाति में सक्रिय थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था, ठीक है। लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों को स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था, ठीक है। गांधी जी का भी यही मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौकी संभालना, अच्छी माँ और अपनी पत्नी का भूमिका का निर्वाह करना ही औरतों की अपनी असली कर्तव्य है। तो ये बातें थी, गांधी जी का ये मानना था। देखिए हमारा देश इसीलिए पिछड़ा है, आधी आबादी महिलाओं की है। अगर साथ लेकर चले, आज महिलाएं किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है, उनकी कुछ विचारधारा थी, इसीलिए बोल रहे थे। तो इस इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था, यही था। तो इसीलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पर औरतों का जगह लेने में हिचकिचा रही। कांग्रेस उनकी प्रतिकारात्मक उपस्थिति में दिलचस्पी थी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं समन्वय अवज्ञा की क्या सीमाएं थी, ठीक है। सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे।
ऐसा ही एक समूह राष्ट्र में अछूतों का था। देखिए वही बोला क्षुद्र जाति का, जिसे हम चमार बोलते हैं अभी। हाँ, महात्मा गांधी ने उन्हें हरिजन बोला था, मैं बता रहा हूँ। वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित करने लगे थे। दलित मतलब होता है दबाया हुआ, ठीक है। अब यहाँ से अब अपने देश में अभी भी देखिए ना, गांव में बहुत सारा ऐसा देखा जाए, पाखंड देखा जाए। जो शिक्षित लोग हैं ऐसा नहीं करते हैं। तो कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी स्वर्ण हिंदू मानव संतान पतियों से डरी हुई थी। देखिए अभी भी हिंदू धर्म में, अपने ही धर्म में, अपने ही लोगों से इस प्रकार बर्ताव किया जाता है, गलत थी। सोशल, ये मैं बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ मैं, इसके लिए इसके पक्षधर हूं मैं। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐसा ऐलान किया कि अस्पृश्यता, छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। बात सही है। अच्छा, अछूत क्यों बोलता है भाई? कहता है ना कि जो चीज छू दिया ना वो अपवित्र हो गया, है ना। मतलब पंडित जी हैं तो वो छू दिए तो गंगा पानी, गंगा का जल बन जाएगा कोई भी, और लेकिन ये सब छू दिया तो सारा का सारा अपवित्र हो गया है। तो भैया ये बताओ कि इनसे ज्यादा शक्तिशाली कौन हुआ? जब इनके में इतना पावर है कि थोड़ा सा भी छूने से सारा अपवित्र हो जा रहा है, तो इनसे ज्यादा शक्तिशाली कौन हुआ? इनके में तब तो पावर है। ये सब नहीं होना चाहिए था यार। ये सब अभी भी गांव में रूढ़िवादी धारणाएं देखने को मिलती है। अच्छा, अछूतों को उन्होंने क्या बोला था? हरिजन, यानी ईश्वर। हरि माने क्या होता है? ईश्वर होता है ना, हरि माने भगवान। ईश्वर की संतान बोले थे, जन्म ने संतान। उन्होंने मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर स्थान समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। पता है क्यों? देखिए हम बता रहे हैं। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, कब? 7 सितंबर को 1931 को, तो इसी समय क्या किया था मिंटो ने? जैसे 1909 में क्या था ना, 1909 में मिंटो अधिनियम आया था। क्या होता है इसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुस्लिमों को दिया गया था। और देखिए यही दिक्कत हुआ, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया कि आपका अलग से निर्वाचन क्षेत्र रहेगा। और ये जाकर हमारे देश को बांटने की उन लोग की बहुत दूरदर्शिता वाला साजिश थी, है ना। तो ये चीज़ें अभी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था ना भीमराव अम्बेडकर को, तो ये चीज़ें उन सब गेम खेलना चाहते थे। और ट्रम्प कैसे ट्रैप करता था ये इनको, भीमराव अम्बेडकर को अभी हमारे इन तो लग रहा था कि भाई हमारे देश के लोग ही हमारे साथ अस्पृश्यता का व्यवहार कर रहे हैं, छुआछूत की भावना रख रहे हैं। लेकिन किस तरह से फंसाते ये सब अंग्रेज, है ना, उनके भावनाओं के साथ किस प्रकार खिलवाड़ करते, ये नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने उनके लिए भी यही वाला रख दिया गया था। जब मैकडोनाल्ड बोला था कि आपके लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा, तो महात्मा गांधी इसका बाइकाट किए थे। कहे थे कि चलो यार, आप कह रहे हो कि इन लोगों को, जहां तक ठीक है, अब सही बात है कि जो हमारे देश के चमार जाति से आते हैं, क्षुद्र जाति से आते हैं, लोगों ने इनके साथ बहुत गलत व्यवहार, लेकिन एक पृथक क्षेत्र देना, इससे हमारे देश में बहुत टूट फूट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ के लोग की अपनी सोच हो जाएगी, एक अपना देश। अब देखो ना, जम्मू कश्मीर में बोल रहा था ना, अपना नियम अपना कानून बना दिया था सब, है ना। तो ये दिक्कत होती है। तो उन्होंने बोला कि जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र बोल रहे हो, पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, आप कहो तो संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाएगा। और बदले में भीमराव अम्बेडकर को बुलाएं, समझाएं। उस समय जब जानते हो, जब उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने से वहां से चले आए थे, जब वहां से महात्मा गांधी चले आए सेकेंड गोलमेज सम्मेलन से, तो भीमराव अम्बेडकर उनको डाल दिया गया था जेल में, उनको एरवेड़ा जेल में डाल दिया गया था। महात्मा गांधी उस समय भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। और जानते हो, भूख हड़ताल पर बैठे 21 दिन सब बोलने लगा यार अम्बेडकर जी बहुत गलत किए, इनकर वजह से महात्मा गांधी ऐसे हो गए। तो अम्बेडकर जी को भैया यार मर जाएंगे, बूढ़ो तो दिक्कत हो जाएगा। मिलने गए थे तो उन्होंने बताया कि भैया आप 78% आरक्षण मांग रहे हो, ठीक है, आरक्षण मांग रहे हो, ठीक है, हम आपको 158% देंगे, बढ़ा कर देते हैं। लेकिन आप जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांग रहे हो वो नहीं, जगह जगह से आरक्षण देते हैं। इससे क्या होगा कि हर एक राज्यों में कुछ लोग शिक्षित होंगे और अपनी आबादी को, अपने जाति को बढ़ावा देंगे, ठीक है, और लोगों में जागरूकता भी फैलेगा। तो तैयार हो गए भीमराव अम्बेडकर। और इन्होंने जाकर अछूतों को हरिजन भी बोला, आए पैर और दबाए, हरिजनों को कहेंगे यार तुम तो भगवान का संतान हो। हरिजन खुश हो गए, वाह हमारे लिए तो दुदू को भगवान आ गए, अम्बेडकर जी भी आ गए, गांधी जी भी आ गए,
बाप बाप रे बाप, बहुत बड़े, ये तो बहुत बड़े, इतने बड़े विद्वान हैं, बताओ हम लोगों को भगवान कर रहे हैं। अच्छा देखिए लोगों की ना अभी भी जो लोअर कास्ट में हैं तो उन लोगों को दिक्कत ये है ना कि वो सरकार से आशा रखते हैं। अभी भी उन लोग अभी 2 किलो राशन के लिए, 1.5 किलो राशन के लिए, वो अपना अधिकार मांगने के लिए उनको कम से कम अपनी जानकारी होनी चाहिए, अपने देश की, अपने राज्य की, अपने कम से कम इतिहास, भूगोल, नागरिक की जानकारी रहेगा तभी तो अधिकार मांगेंगे। शिक्षक से वो लोग बहुत पिछड़े हैं, अभी भी पिछड़े हैं। और लोग इसी का गेम खेल जाता है सब, किसी भी जाति का मुद्दा उठाएगा, जाति किसी को उठाएगा, उसको पैसा दे लेगा, अपने पार्टी से रखेगा, फिर उसके बाद जीत जाएगा। तो जमा खाने वाला देखिए पास ही में है हमारे, उन्होंने बार बार बसपा से खड़े होते हैं और हर बार अपना पलड़ा बदल लेते हैं, लोगों को समझ ही में नहीं आता है। तो ये दिक्कतें हैं, अभी भी हैं हमारे। अच्छा, जो जिसको आरक्षण मिल गया है वो तो आगे निकल जाता है, जिसको आरक्षण मिल गया है वो आगे निकल जाता है। आरक्षण का असली फायदा वही उठाता है, क्षुद्री जाति में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिसको आरक्षण मिल गया वो तो आगे निकल गया, लेकिन जो अनपढ़ है, जिसको थोड़ा सा भी पढ़ाई से पीछे है, उसको आरक्षण का, उसको शिक्षा का महत्व नहीं पता है, उसको आरक्षण का तो फायदा नहीं मिल रहा है। तो आरक्षण उन लोगों को मिलना चाहिए जो इसके लिए हकदार हैं, है ना। और जिन जो आगे बढ़ चुके हैं उनको तो आरक्षण से थोड़ा रोकना ही चाहिए ना, लेकिन ऐसा नियम कानून है ही नहीं, ठीक है। नहीं अभी बोलेंगे तो कई लोग पीछे हैं कि आप सर आरक्षण कर, नहीं आरक्षण के मैं खिलाफ नहीं हूं, मैं कहता हूं, अभी भी कहता हूं, लेकिन जितना आरक्षण के प्रति लोग, अच्छा इसको भी दोनों लोग में झगड़ा हो गया, कह रहे थे कि संविधान में इसको पारित करवाइए, तो राजेंद्र बाबू बीच में आए और समझाए दोनों लोग को कि देखिए इसको हमारे भाग में नीति निर्देश, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, बोला कि जब तक इसको आरक्षण की जरूरत होगी तब तक इसे बढ़ाया जाएगा। नीति निर्देशक तत्व में वही होता है कि बैंक चेक के समान होता है, ठीक है। तो ये चीजें थी, हाँ जब मन किया तो बढ़ा, तो अभी भी देखिए आरक्षण बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे थोड़े। अच्छा जनसंख्या का दबाव इतना ज्यादा बढ़ रहा है, अच्छा अशिक्षा ही है ना, हम दो हमारे दो चिल्लाते चिल्लाते नारा लगाते लगाते पागल हो जाता है आदमी, है ना। लेकिन इन लोगों को नहीं, अपना जनसंख्या, ये लोग सोचते हैं कि हमारी जनसंख्या बढ़ेगा, हमारा बचवा और ज्यादा होगा तो हमारा और ज्यादा मतलब कि परिवार बढ़ेगा, है और कमाएगा। अरे बेटा एक ही लोग रहेगा, शिक्षित रहेगा। अब यूरोप वाले हम लोग से आगे क्यों हैं? क्योंकि उन लोगों का है कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक है, बल्कि एक ही को पढ़ेगा। अब सोचो एक आम, अब 4 भाई हो, मान लो अब 4 भाई हो, तो 4 में तो एक आम आएगा तो 4 फाका लगेगा ना। अब सोचो कि आप अकेले रहते तो आपको तो आराम का पूरा का पूरा आप ही का रहता है कि नहीं रहता? तो सोचो तुम्हारे पास इतने संसाधन रहते, अभी हमारे पास है तभी तो हम आपको ऑनलाइन बता रहे हैं। कितने बच्चे हैं, बहुत ही बच्चा, उन लोगों को शिक्षा का माध्यम है नहीं, उन लोगों को अभी कुछ हंसाने वाला, गुदगुदाने वाली बात, कैसे किसी का कुछ करने वाला, तो वो सब सुनेगा, है ना। हाँ नाच गाना जो भी चीजें ये सब देखेगा, बड़ा प्रेम से देखता है, भोजपुरी गाना, अश्लीलता, वो सब से है, ठीक है। लेकिन अच्छी चीजें दिखाई जाए, अच्छी चीजें बताई जाए तो नहीं। अगर आप को ये बात समझ में आ रही होगी तो प्लीज इसको और दूसरों तक भी पहुंचाइए, ताकि हमारा देश, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सके, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं, दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। वे विधायी से क्या चाहते थे? केवल दलितों से चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है, इसलिए सबने अवज्ञा आंदोलन में दलितों ने हिस्सेदारी काफी सीमित है। महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में यह खासतौर से दिखाई देती थी, जहां उनके संगठन काफी मजबूत थे। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र देखिए, साल से पूरे दूसरे गोल समय में महात्मा गांधी के साथ उनका काफी विवाद हुआ था। जब ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर की मांग मान ली तो गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। बात समझ रहे थे मात, इनकी जो एक्सपीरियंस थी ना, दूरदर्शिता वाली थी, और सच में यही होता। अगर आज ये जम्मू कश्मीर वाला हालत हो जाता तो ये ठीक है थी। जब ब्रिटिश सरकार, अच्छा अभी बोल देंगे आरक्षण के लिए, तो जितने भी अब हमारे बारे में पता करिए कौन वर्ग से आते हैं, इनका क्लास का है यार, इनका जाति का है। सोचो लोग जाति इतना कैंसर की तरफ घुस गया है दिमाग में कि लोग टीचर के, अरे यार हमारा क्या जाति है, हमारा तो एक ही जाति है, शिक्षा है, शिक्षक से आते हैं, ठीक है।
तो अम्बेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था में समाज में एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अम्बेडकर ने गांधी जी की राय मान ली। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया। पुणे में अभी बता रहे थे। उन्होंने दलित वर्गों के लिए, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति से जाना गया है ना, को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान समान निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से ही देखता रहा। देखिए, भारत में कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी समझने अयोध्या आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन में शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों ने एक बहुत बड़ा हिस्सा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने नहीं बोल रहे, जिम्मा अलग देश की मांग कर रहे थे। आप देखिए ना, तो ये मौलाना आजाद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको बताया जाएगा 1920 के दशक में मत से कांग्रेस, हिंदू महासभा जैसे धार्मिक राष्ट्रीयवादी संगठनों काफी करीब दिखने लगे थे। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय और धार्मिक जुलूस निकालने लगे। इनमें कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव हुए, दंगे हुए। हर दंगे यही चाहते थे अंग्रेज, ठीक है। वो तो यही चाहते थे ना कि किसी तरह ये सब लड़ते भिड़ते रहे और किसी तरह सेकेंड वर्ल्ड वार। अरे भैया, सेकेंड वर्ल्ड वार में इतना न हिटलर पीटा था, इतना हिटलर पीटा था इन लोग को, बताया ना। बोस उसी समय सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं गांधी जी साहब। अच्छा, उन्होंने गांधी जी की सहमति से अलग, मैं बोल रहा हूँ ना भैया, मैथ का टीचर होगा, आपको कहेगा अगर एग्जाम में इंटरेस्ट में बैठे हो तो कहेगा भैया मैथ में होता है सूत्र पर जल्दी कर लोगे, तुमको टाइम की बचत होगा। हम जीके के हैं तो हम कहेंगे भैया जीके कर लो पहले। लेकिन टीचर अलग अलग है, लेकिन उसका नजरिया एक ही है कि किसी तरह आपको सफलता दिलाना है। तो सुभाष चंद्र बोस उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तो की, अपनी सेना बनाई, 1.5 लाख सेना बनाई। हिटलर से जाकर वही एकमात्र थे क्रांतिकारी जिसने हिटलर से आंख लगा। अरे भैया बाप रे, हिटलर कहते हैं ना, हिटलर, उनसे आंख मिलाने की कोई हिम्मतें नहीं थे उससे, बड़ा कट्टर था। सुभाष चंद्र बोस गए थे जब उससे हिटलर से मिलने के लिए, बता रहा हूँ इस वाक्य को। तो हिटलर के डुप्लीकेट बहुत से थे ना, अपने जैसा रखा था। आई एम हिटलर, व्हाट यू वांट टू से, सुभाष चंद्र बोस प्लीज। तो सुभाष चंद्र बोस चुपचाप बैठे हैं। फिर कहा कि सुभाष चंद्र बोले कि आप जाइए हिटलर को भेजिए, है ना। तो फिर दूसरा आया, बोला कि आई एम हिटलर प्लीज, व्हाट यू वांट टू से, सुभाष चंद्र। तभी बोले कि अरे यार हिटलर को भेजो यार, दिमाग हमारा भी अभी तो हिटलर जब आया तो बोला, तब असल में सुभाष चंद्र बोस पहचान गए। पहली बार ऐसा लोग मिला है जिसने मुझे पहचान लिया। हिटलर बड़ा प्रभावित हुआ सुभाष चंद्र बोस से, लेकिन बोला कि वहाँ के जो द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे देश के बहुत से सैनिक पकड़ा गए थे ना हिटलर ने पकड़ लिया था, जर्मनी में पकड़ा था, इंग्लैंड की तरफ से लड़ने आए थे लोग भारत के। तो क्या करते, कमांडर भी थे भारतीय, बोल रहे थे कमांडर का दबाव था, ये भारत के सैनिक सोच नहीं पा रहे थे, इतने में हिटलर पकड़ लिया और बोला यार तुम, ये हमको मारने आया था जर्मनी पर, ये कैसे इंग्लैंड पर फिर वार करेगा, हैं। वहीं से तय है। अब दूसरी बात, इन लोग का प्रशिक्षण बहुत कमजोर है। तो सुभाष चंद्र बोले कि हमें आप समय दीजिए, मौका दीजिए। और सुभाष चंद्र बोस के देखिए, किसी की स्पीच में इतनी ज़्यादा ताकत होती है ना, वो उन्होंने अपने देश के प्रति उन लोग को इतना अगाध प्रेम भरा, राष्ट्र के प्रति उनके अंदर इतनी बड़ी चेतना, राष्ट्रवादी विचारधाराएं भरी कि लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित होने के लिए मर उतारू हुए। और हिटलर को ये बात के यकीन दिलाने में काफ़ी हद तक उन्होंने सफलता प्राप्त की। हिटलर सुभाष चंद्र बोस से बहुत ही खुश था और कहा कि आपको जो भी चाहिए, जितने भी हथियार चाहिए मैं दूंगा, जितने भी सैनिक प्रशिक्षण चाहिए मैं दूंगा। तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। तो हाँ, अब तो उनकी मृत्यु पता नहीं एक मौजूदा रहस्यमय बनकर रह चुका है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 1920 के दशक में तो ये तो हमने पढ़ लिया। जिन्ना जी की गलती का नतीजा है कि हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो हम लोग का दुश्मन पाकिस्तान थोड़ी है, पाकिस्तान तो अपना है ना भाई, पाकिस्तान तो अपना है। आज नहीं तो कल हम लोग लेकर आएंगे, है कि नहीं। भाई है, बिछड़ गया है, गलती कर रहा है, समझाना पड़ेगा, है ना। लेकिन असल में इन सब बताइए, रेड क्लिप रेखा खींच दिया, हाँ कभी इधर पाकिस्तान हो गया, इधर हिंदुस्तान हो गया, ये कोनो मतलब होता है रे। हाँ, रेड क्लिप था, ये सब ऐसे भारत का बंटवारा, अंधेरी जब बंटवारा किया था नहीं सब अंग्रेजवा,
अंधेरी गली के मुहावना पर छोड़कर चल गया था हम लोग को। भारत देश आज़ाद थोड़ी हुआ था, ये सब लाचारी में छोड़ा था ये सब। तो यही थी। देखिए, नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना थे। उनका कहना था कि मुस्लिमों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं, जहां मुस्लिम बहुल प्रांतों बंगाल और पंजाब में मुसलमानों की आबादी अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग छेड़ने के लिए तैयार है। तो प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस मुहाविसा चली जा रहा था। 1928 में आयोजित किए गए एक सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के MR जयकर इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों के खुलेआम निंदा शुरू कर दी, जिससे इस मुद्दे पर संविधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। जब सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। लेकिन मैं भी बता दूं कि जब कांग्रेस और जब इनका जिन्ना का अपना चुनाव हुआ था, तो कांग्रेस का 8 सीटें मिली थी 10 में से, और जिन्ना को केवल 2 सीट मिली थी। तो कांग्रेस से कटे मुसलमानों का बड़ा तबका जो शिक्षित तो जानता था ना भाई गलत कर रहे हैं ना। बहुत सारे मुस्लिम नेता बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्या के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान खो जाएगी। अरे यार, ऐसा बात करते हैं लोग। तो देखिए ना यहाँ पर क्या लिखे हैं इन्होंने, आप पढ़िएगा, ठीक है, आप पढ़िएगा तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आएगा। देखिए जिन्ना का, देखिए डर गलत बात था ना, डर गया तो मर गया। जिन्ना को ये सब सोचना चाहिए था। आज देखिए किस तरह हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और कोई कह सकता है यहाँ का मुसलमान के अब उसको प्रताड़ित किया जाता है। तो सामूहिक अपनेपन का अभाव था। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे अभी। चलिए अब पढ़ते हैं सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, राष्ट्रवाद की भावना जब पनपती है तब लोग महसूस करते हैं कि एक ही राष्ट्र के अंग हैं। जब एक दूसरे से एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं। लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ का रूप कैसे लेता है? विभिन्न समुदाय, क्षेत्रों और भाषाओं से संबंध अलग अलग समूहों के सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया? सामूहिक आंदोलन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। इसके अलावा बहुत सी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थीं जिनके जरिए राष्ट्रवादी लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं, गीत, चित्र और प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया था। रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन, ये सब मुंशी प्रेमचंद, बहुत से, जयशंकर प्रसाद ने भी लिखा, रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी लिखा था। राष्ट्र कवि बोलता हूँ तो बहुत लोगों ने लिखा था। अपने गीतों के माध्यम से कुछ लोग करते थे, अपने साहित्य के माध्यम से कुछ लोग करते थे। तो ये सब थी उस समय। ठीक है, आपको फोटो जो दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पर, हाँ, ये किसका फोटो है पता है? ये भारत माँ का फोटो है। एक मिनट, ये देखिए स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं, ये भारत माँ का फोटो है। सॉरी, ये जो फोटो देख रहे हैं ना, ये भारत माँ का फोटो है। राष्ट्रवाद की भावना को पनपने के लिए देखिए फोटो का सहारा लिया गया है। दिखाई दे रहा है ये जो स्क्रीन पर आपको फोटो दिखाई दे रहा है, ये किसका फोटो है? भारत माँ का फोटो है। हाँ, पहले का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्र की पहचान, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। इससे लोगों को एक ऐसी छवि छोड़ने में मदद मिलती है जिसके जरिए वो राष्ट्र की पहचान कर सकते हैं। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी थी। इसी छवि के निर्माण का आरंभ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था, जो अभी आपको याद होगा। बाद में इन्होंने अपना उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। ये गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से नरेंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया। वह शांत, गंभीर, देवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती है। आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा और विभिन्न कलाकार इस तस्वीर बनाने लगे, तो भारत माँ की छवि विविध रूप ग्रहण करती गई। इस मात्र छवि के प्रति
श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। उन्होंने 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। वो लोक गीतों जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव गांव घूमने लगे। उनका मानना था कि यही कहानियां हमारी उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती है जो बाहरी ताकतों से प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी है। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचाकर रखना जरूरी था। बंगाल में खुद रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोक गाथा, गीत, बाल गीत और मिठको, ठीक है, आपको यहाँ जवाहरलाल नेहरू का एक लोकप्रिय चित्र दिखाई दे रहा होगा जिसमें भारत माँ का फोटो नक्शे के साथ उन्होंने अपने साथ सीने से चिपका कर रखा है। तो इकट्ठा करने निकल पड़े कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने और आंदोलन का नेतृत्व किया। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोक लोड्स ऑफ सडन इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती है, यह लोगों के असली विचारों विशिष्टताओं से सबसे ज्यादा विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत माँ का फोटो देखिए, आप देख सकते हैं, नीचे शेर है, ऊपर हाथी भी है। तो ये चीजें हैं, आपको समझ में आ चुकी होंगी, मेरा यही मानना है। और निष्कर्ष क्या निकलता है कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा विभिन्न समूहों और वर्गों को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों के असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में सम्मानित करने का प्रयास किया। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश की एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। लेकिन जैसा कि हमने देखा, इस आंदोलन में हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूह और वर्ग अलग अलग आकांक्षाओं के उपेक्षाओं के साथ हिस्सा ले रहे थे। उनकी शिकायतें बहुत व्यापक थी। इसी औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का भी सबके लिए अपना अपना अर्थ था। कांग्रेस ने इन विभेदों को हल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया कि एक समूह की मांगों के कारण कोई दूसरा समूह दूर न चला जाए। यही वजह है कि आंदोलन के भीतर अक्सर बिखराव आ जाता था। कांग्रेस की सरगर्मियों राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद बिखराव और आंतरिक टकराव के चरण आ जाते थे। संक्षेप में, राष्ट्र उभर रहा था और औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाले बहुत सारी आवाजों का पुंज था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है, किस प्रकार होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, हाँ, क्रिप्स मिशन आता है तो यहाँ पर लिखा है, आप इसको पढ़िएगा। ठीक है, करो और मरो का अंत में महात्मा गांधी ने भी बोल दिया था, डू एंड डाई, करो या फिर मरो। देखिए महात्मा गांधी ना मरने की बात क्यों करने लगे, समझ रहे हैं, बता रहे हैं। अहिंसा के तो पसदर थे ही, लेकिन समझ रहे थे कि एक तरफ बिना गरम दल और बिना, देखिए महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने के लिए क्यों कहा, पता है क्यों प्रेरित किया? सुनिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए, अगर अंग्रेजों क्या चाहता था कि ये जो कांग्रेस के नेता हैं दंगा करें, जब भी दंगा करेंगे तो कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए चाहते थे कि अहिंसा के बल पर ही इस देश को आज़ादी देने का मार्गदर्शन मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बिना मतलब आवाज़ उठाए, अपनी आवाज़ को बुलंद किए। देखिए, जिस समय भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया था तो उन्होंने खाली डेस्कों पर बम फेंका था और खुद वहीं पर भारत माता की जय, भारत माता की जय के नारा लगाने लगे थे। ठीक है, तो हाँ, और खुद को गिरफ्तार करवाया था। तो पूछा गया कि क्यों तुमने बम फेंका, तो उन्होंने बोला कि इस बहरी हुई सरकार को, सोई हुई सरकार को जगाने के लिए धमाके की जरूरत थी, सो हमने किया। तो हंसते हंसते कई देशभक्तों ने बलिदान दिया है, तो एकमात्र महात्मा गांधी देशभक्त नहीं थे, और भी बहुत से लोग थे जिन्होंने गरम दल के हों या फिर नरम दल के हों, लेकिन सबकी बराबर की भागीदारी रही है। हाँ, महात्मा गांधी इस देश को नेतृत्व करने में आगे रहे, सफल रहे, नेता कहलाए, लेकिन उनके साथ भी देखो और आज बोलता है नाथूराम गोडसे। अरे यार, ऐसे ऐसे लोग हैं ना गुटखा खाकर ज्ञान देने वाले, इन लोग से बचिएगा आप, है ना, जिन्होंने इतिहास का क्या बताया जाए। डिग्री मिल गया होगा, मानते हैं, हाँ मिल जाता है सब। ये भारत के बिहार राज्य है ना, यूपी राज्य, ये सब होता है, लेकिन
कोई काम के नहीं है हम लोगों की, ठीक है। तो हाँ बताओ, उनसे महान कौन हो सकता है जिस समय काहे लिए मारा था, बताएंगे किसी अगले वीडियो में। अभी तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।